हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 16 के बारे में अपने डिस्कशन को पूरा कर लिया था और इस क्लास से हम आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17 के साथ अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आर्टिकल 17 या अनुच्छेद 17 क्या कहता है? सो आर्टिकल 17 इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। मीन्स आर्टिकल 17 अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी इन ऑल द फॉर्म्स, यानी कि अनुच्छेद 17 सभी रूपों में अस्पृश्यता को समाप्त करता है। ओके, अब फ्रेंड्स, कुछ लोग इसको अस्पृश्यता भी बोलते हैं, कुछ लोग अस्पृश्यता बोलते हैं, लेकिन जो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है यानी कि इसका जो सही उच्चारण है वो अस्पृश्यता है। ओके, यदि आपको इसके उच्चारण को लेके कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप गूगल पे जाके डालिए और देखिए कि इसका सही उच्चारण क्या है, तो आपको मिलेगा कि इसका सही उच्चारण है अस्पृश्यता। सो फ्रेंड्स, आर्टिकल 17 क्या कहता है कि अनुच्छेद 17 सभी रूपों में अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अब क्या मतलब है इस बात का? सो फ्रेंड्स, इस बात का ये मतलब है कि देश में सरकार और किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किसी भी रूप में किसी भी तरीके से अस्पृश्यता करना निषेध है। ओके, सो देश की सरकार या किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किसी भी रूप में या किसी भी तरीके से अस्पृश्यता करना निषेध है। यानी कि यदि देश में सरकार या कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता वाला व्यवहार करता है तो जो दूसरा व्यक्ति है जिसके साथ अस्पृश्यता वाला व्यवहार किया गया है, यानी कि जिसके साथ अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया गया है, वो देश के सर्वोच्च न्यायालय में जाकर केस दायर कर सकता है और फिर देश का सर्वोच्च न्यायालय उस व्यक्ति को सजा देगा जिसने अस्पृश्यता वाला व्यवहार किया है, यानी कि जिसने अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया है। सो क्या मतलब है? सो ये मतलब है कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को जड़ से समाप्त करता है। आर्टिकल 17 इरेडिकेट्स द अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को जड़ से समाप्त करता है। अब फ्रेंड्स, इट इज द ओनली आर्टिकल प्रोवाइडेड इन एब्सोल्यूट टर्म्स विदाउट एनी कंडीशन और एक्सेप्शन, यानी कि यह बिना किसी शर्त या अपवाद के पूर्ण रूप में प्रदान किया गया एकमात्र अनुच्छेद है। अब क्या मतलब है इस बात का? सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है, यानी कि अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड का, तो उसमें आपको क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। ओके, क्या तो इसका क्या मतलब है? सो इसका ये मतलब है कि आपके पास ये अधिकार है कि आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, आप जो भी सोच रहे हैं, आप उसको खुले रूप से अभिव्यक्त कर सकें, आप पब्लिक में जाके, जनता में जाके भाषण दे सकें, यानी कि आप बोल सकें। लेकिन फ्रेंड्स, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, यानी कि अपवाद हैं। जैसे कि आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं जिससे भारत के किसी दूसरे देश के साथ मैत्री संबंधों पर प्रभाव पड़े। आप ऐसी कोई भी बात नहीं बोल सकते हैं जिससे भारत की संप्रभुता या सुरक्षा पर खतरा आ जाए। ओके, सो बिल्कुल उसी प्रकार से जितने भी फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार हमको प्राप्त हैं, उन सभी मौलिक अधिकारों के साथ कुछ ना कुछ शर्त है या फिर उनके कुछ ना कुछ अपवाद हैं। जैसे कि आप ऐसा कोई भी बात नहीं बोल सकते हैं जो देश की सोवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए खतरा बन जाए, यानी कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बन जाए। बिल्कुल उसी प्रकार से अन्य मौलिक अधिकारों के भी अपवाद हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अनुच्छेद 17 जो है, यानी कि आर्टिकल 17 जो है, अनुच्छेद 17 जो है, इसका कोई भी अपवाद नहीं है, इसके साथ कोई भी शर्त नहीं है। यानी कि देश की सरकार या देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता वाला व्यवहार नहीं कर सकता, यानी कि इस अनुच्छेद के साथ कोई भी शर्त नहीं है। यह अनुच्छेद हमें पूर्ण रूप से प्राप्त है। उसके बाद आते हैं हम अस्पृश्यता की
परिभाषा पर। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, या फिर अस्पृश्यता की परिभाषा क्या है? सो फ्रेंड्स, द डेफिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज नॉट गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट, यानी कि अस्पृश्यता को संविधान और संसद द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। यानी कि ना तो संसद ने परिभाषित किया है और ना ही संविधान ने परिभाषित किया है कि अस्पृश्यता क्या होती है। सो फ्रेंड्स, अनटचेबिलिटी इज डिफाइंड बाय द जुडिशरी, यानी कि अस्पृश्यता को न्यायपालिका द्वारा परिभाषित किया गया है। तो क्या परिभाषा दी है न्यायपालिका ने अस्पृश्यता की? तो पहले हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे और फिर मैं आपको इसका मीनिंग अच्छे से समझाऊंगा। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, untouchability is a social practice among Hindus where a person solely on the basis of his birth in a particular caste is looked down upon and discriminated wrongly। यानी कि अस्पृश्यता हिंदुओं में पाई जाने वाली एक सामाजिक प्रथा है जहां एक व्यक्ति को केवल एक जाति विशेष में उसके जन्म के आधार पर नीचा देखा जाता है और गलत तरीके से भेदभाव किया जाता है। तो अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता हिंदुओं में पाई जाने वाली एक सामाजिक प्रथा है जहां एक व्यक्ति को केवल एक जाति विशेष में उसके जन्म के आधार पर नीचा देखा जाता है और उसके साथ गलत तरीके से भेदभाव किया जाता है। अब क्या मतलब है इस बात का? सो फ्रेंड्स, यदि हम इस डेफिनेशन को एनालाइज करें, यानी कि इस परिभाषा का विश्लेषण करें, तो हम सबसे पहला इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये जो प्रथा है, यानी कि जो अस्पृश्यता है या अनटचेबिलिटी है, ये सिर्फ हिंदुओं में पाई जाती है। अब मुझको इस बात का आइडिया नहीं है कि ये दूसरे धर्मों में पाई जाती है या नहीं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग या तो ये दूसरे धर्मों में पूर्णतः नहीं पाई जाती है, और यदि पाई भी जाती है तो इसका प्रभाव उतना प्रबल नहीं है, यानी कि ये उतनी ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं पाई जाती है। ओके, तो अस्पृश्यता जो प्रथा है वो पहली बात तो किसी दूसरे धर्म में पाई नहीं जाती, और दूसरी बात, यदि कहीं पाई भी जाती हो यदि बाई चांस कहीं पाई भी जाती हो तो इसका जो प्रभाव है वो बहुत अधिक प्रबल नहीं है, वो बहुत कमजोर है। ओके, तो हम पहला निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अस्पृश्यता जो प्रथा है वो केवल हिंदू धर्म में पाई जाती है, एक ऐसी प्रथा है जो हिंदू धर्म में पाई जाती है। अब यदि हम आगे पढ़ें तो इसमें क्या बोला गया है कि जहां एक व्यक्ति को केवल एक जाति विशेष में उसके जन्म के आधार पर नीचा देखा जाता है और गलत तरीके से भेदभाव किया जाता है। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है फ्रेंड्स कि इस प्रथा का व्यक्ति के कर्म से कोई संबंध नहीं है, यानी कि भले ही व्यक्ति कोई गलत काम करे या अच्छा काम करे, भले ही व्यक्ति कितना भी बुरा इंसान हो या कितना भी अच्छा इंसान हो, इस बात का इस प्रथा से कोई संबंध नहीं है। तो फिर इस बात का संबंध किससे है? इस प्रथा का संबंध है व्यक्ति के जन्म से। ओके, ये जो प्रथा है ये व्यक्ति के जन्म से संबंधित है। तो क्या होता है अब इस प्रथा में, अब मैं आपको ये डिटेल में समझाता हूँ। फ्रेंड्स, हिंदुओं में दो टाइप की जातियाँ होती हैं, ऊंची जाति और नीची जाति। ओके, अब जो नीची जाति होती है उसमें से जो कुछ जातियां हैं, सभी नीची जातियों की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ जातियां हैं उनको अस्पृश्य जाति घोषित कर दिया जाता है, यानी कि वो अनटचेबल कास्ट हैं। अब जितने भी व्यक्ति किसी अस्पृश्य जाति में जन्म लेंगे वो सभी के सभी व्यक्ति अस्पृश्य व्यक्ति हो जाएंगे, यानी कि वो सभी व्यक्ति अनटचेबल हो जाएंगे। अब ये जो अस्पृश्यता की अवधारणा है, यानी कि जो पूरा का पूरा अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, वो प्योरिटी और इम्प्योरिटी, यानी कि शुद्धता और अशुद्धता पर आधारित है। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि जो ऊंची जाति के व्यक्ति हैं उनको शुद्ध माना जाता है, यानी कि प्योर माना जाता है, और जो अस्पृश्य जाति के व्यक्ति हैं उनको इम्प्योर माना जाता है, यानी कि अपवित्र माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। ओके, तो अब क्या प्रथा होती है अस्पृश्यता में कि यदि कोई अस्पृश्य जाति का व्यक्ति, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने किसी अस्पृश्य जाति में जन्म लिया है, यदि वो किसी ऐसे व्यक्ति को छू ले जो किसी ऊंची जात का है या फिर जो कोई शुद्ध व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति जो शुद्ध व्यक्ति है वो भी अशुद्ध हो जाता है, यानी कि वो भी अपवित्र हो जाता है। उसके बाद उस व्यक्ति को हवन पूजन कुछ करवाना होता है, जो भी प्रोसेस हो, और उसके अलावा उसको स्नान वगैरह करना होता है, और उसके बाद वो पुनः पवित्र हो पाता है। ओके, इसके अलावा जैसे मान के चलिए यदि गांव में कोई कुआं है
और यदि कोई अस्पृश्य जाति वाला व्यक्ति उस कुएं से पानी भर लेता है तो कुएं का संपूर्ण जल दूषित हो जाता है, ऐसा वहां पर मानना होता है। यानी कि जब कुआं जो है वो अपवित्र हो गया है। तो अब क्या करवाना पड़ेगा? अब कुएं को नहला तो सकते नहीं है क्योंकि कुएं में तो ऑलरेडी पानी है, तो उसके लिए अब पूजन वगैरह या हवन पूजन करवाना पड़ता है, तब जाके फिर वो कुएं का पानी शुद्ध होता है। तो यदि हम इस चीज़ को समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि अस्पृश्यता एक ऐसी प्रथा है जहां पर यदि कोई व्यक्ति किसी अस्पृश्य जाति में जन्म ले तो उस व्यक्ति को अपवित्र माना जाता है, यानी कि इम्प्योर माना जाता है। और यदि वो अपवित्र व्यक्ति किसी पवित्र व्यक्ति को छू ले तो उसने जिस व्यक्ति को छुआ है वो भी अपवित्र हो जाता है। इसलिए जो ऊंची जाति के व्यक्ति हैं वो ऐसे व्यक्तियों को छूना पसंद नहीं करते हैं, यानी कि उनसे छुआछूत वाला व्यवहार करते हैं, उनसे अस्पृश्यता वाला व्यवहार करते हैं। इसीलिए इस प्रथा को कहा जाता है अस्पृश्यता। ओके, अब फ्रेंड्स आप स्वयं सोचिए कि ये प्रथा कितनी गंदी और वाहियात प्रथा है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को सिर्फ उसके जन्म के आधार पर घोषित कर देते हैं कि आप अपवित्र हो, और उसको पूरा जीवन इस प्रकार से जीना पड़ता है कि वो एक अपवित्र व्यक्ति है, वो किसी भी वस्तु को छू नहीं सकता। यानी कि उसके माइंड पर इसका कितना गलत प्रभाव पड़ता होगा। यानी कि एक तरह से आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 का वायलेशन तो है ही, लेकिन ये आर्टिकल 21 का भी वायलेशन है। यानी कि आप वास्तव में उसको जीवन का अधिकार दे ही नहीं रहे हो, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। यानी कि जीवन के अधिकार का अर्थ होता है गरिमामय, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति को अपवित्र घोषित कर दो तो उसके जीवन की गरिमा तो खत्म ही हो गई, यानी कि वो तो पूरा जीवन घुट घुट के जिएगा। यानी कि आप एक तरह से उससे जीवन का अधिकार भी छीन रहे हैं। इसलिए अस्पृश्यता बहुत गंदी प्रथा है और इसको पूर्णतः निषेध कर देना चाहिए था, और जो अनुच्छेद 17 ने किया, और अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता को पूर्णतः निषेध कर दिया। अब फ्रेंड्स, अस्पृश्यता को और अच्छे से समझाने के लिए मैंने नीचे 2 डायग्राम्स दिए हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको 2 डायग्राम्स दिख रहे होंगे। सबसे पहले हम बाएं हाथ वाले डायग्राम पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो आप बाएं हाथ वाले डायग्राम में एक क्लासरूम का चित्र देख सकते हैं, और इस क्लासरूम में क्या हो रहा है कि सारे के सारे बच्चे जो हैं वो एक चटाई पर बैठे हुए हैं एक साथ। लेकिन एक लड़की जो हरे कलर का टॉप पहने हुए है वो सबसे दूर बैठी है नीचे फर्श पर। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो लड़की है वो एक अस्पृश्य जाति की है। तो अब इन लोगों का ये मानना है कि यदि ये लड़की बाकी बच्चों को छू लेगी तो बाकी बच्चे भी अछूत हो जाएंगे। इसलिए इस लड़की को ये परमिशन नहीं है, ये इजाज़त नहीं है कि वो सभी बच्चों के साथ चटाई पर बैठ सके। इसलिए उस लड़की को यदि विद्या ग्रहण करनी है तो उसको सबसे दूर पीछे बैठ के नीचे ज़मीन पर पढ़ना होगा। तो ये एक उदाहरण है अस्पृश्यता का। अब आप दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पर, यानी कि दाएं हाथ पर चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 लोगों का चित्र है। अब यहाँ पर 2 लोग हैं जो बाईं तरफ हैं और 3 लोग हैं जो दाईं तरफ हैं। अब जो एक लड़का है जिसके बाल पीले कलर के हैं, वो एक लड़की जिसके बाल नारंगी कलर के हैं उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, और वो उससे दूर जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। वो लड़की उससे टच ना हो जाए, उससे छुप ना जाए, इसके लिए वो जंप भी लगा रहा है, यानी कि वो कूद भी रहा है। और उसके पीछे जो काले बालों का लड़का है वो उसको पीछे आने में मदद कर रहा है, यानी कि उसको पीछे खींच रहा है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो पीले बालों वाला लड़का है ये किसी ऊंची जाति का है, और जो लड़की नारंगी बालों में खड़ी है वो किसी अस्पृश्य जाति की है। तो इस पीले बाल वाले लड़के को ये भय है कि यदि मैं इस लड़की से टच हो गया तो मैं भी अपवित्र हो जाऊंगा। इसलिए वो इससे दूर जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, और उसका जो साथी है वो उसको इसमें मदद कर रहा है। तो ये दूसरा डायग्राम है जो इस बात को दर्शाता है कि अस्पृश्यता कितनी बेकार प्रथा है, और अस्पृश्यता को समाज से संपूर्ण रूप से खत्म कर देना चाहिए। और अनुच्छेद 17 क्या करता है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाज से जड़ से खत्म करता है। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, उसके बाद अनुच्छेद 17 से प्रेरित होकर देश की संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को बनाया, यानी कि अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। अब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 क्या कहता है? सो फ्रेंड्स, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955
प्रिस्क्राइब्स फॉर पनिशमेंट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। यानी कि ये जो अधिनियम है ये अस्पृश्यता करने वाले के लिए सजा का प्रावधान करता है। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि हमारे देश में यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता वाला व्यवहार करता है तो उसको अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के तहत दंडित किया जाएगा। ओके, यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता वाला व्यवहार करता है तो उसको इसके लिए सजा दी जाएगी, उसको इसके लिए दंड दिया जाएगा। और वो दंड किन प्रावधानों के हिसाब से दिया जाएगा? तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। उसके बाद इट हैज नाउ बीन रिनेम्ड एज सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1976। इट इज स्पेशली गिवन टू शेड्यूल कास्ट्स अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। यानी कि 1976 में इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम रख दिया गया था। यह विशेष रूप से अनुसूचित जातियों को अस्पृश्यता के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है फ्रेंड्स कि 1976 में हमारे देश की संसद ने इस अधिनियम को संशोधित किया, यानी कि इस एक्ट को अमेंड किया और इसका नाम बदल के क्या रख दिया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। और पहले इसका नाम क्या था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। लेकिन अब इसका नाम क्या रख दिया गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। उसके अलावा ये जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है या फिर सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट है, ये विशेष रूप से अनुसूचित जातियों को प्राप्त है। यानी कि ये किन के लिए बनाया गया है? जो एससी कैटेगरी के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, यानी कि जो अनुसूचित जाति वाले लोग हैं, ये उनको प्रदान किया गया है अस्पृश्यता के खिलाफ। क्योंकि जो ज़्यादातर जातियां जिनको अस्पृश्य माना जाता था वो शेड्यूल कास्ट में आती हैं। शेड्यूल कास्ट में जितनी भी जातियां हैं वो सभी अस्पृश्य नहीं मानी जाती थीं, लेकिन उनमें से कुछ जातियों को अस्पृश्य माना जाता था। इसलिए जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है वो विशेष तौर पर अनुसूचित जातियों को अस्पृश्यता के खिलाफ दिया गया है। यानी कि इन व्यक्तियों के साथ यदि कोई अस्पृश्यता वाला व्यवहार करता है तो कानून द्वारा उसको सजा दी जाएगी। उसके बाद आता है फ्रेंड्स SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, यानी कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम। तो क्या है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम में? इट इज गिवन टू बोथ शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स। यानी कि यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों को दिया गया है। जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है वो केवल किनको दिया गया है? अनुसूचित जातियों को। लेकिन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लोगों के संरक्षण को दिया गया है। यानी कि ये SC/ST दोनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, दोनों को संरक्षण प्रदान करता है। Now friends, it is not specifically designed for untouchability but for all kind of offenses against them। यानी कि यह विशेष रूप से अस्पृश्यता के लिए नहीं बनाया गया बल्कि उनके खिलाफ सभी तरह के अपराधों के लिए बनाया गया है। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है जैसे कि जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम है या फिर जिसे हम कहते हैं अब सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये विशेष तौर पर अस्पृश्यता के लिए बनाया गया था कि यदि कोई अस्पृश्यता करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। लेकिन जो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, यानी कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम है, ये विशेष रूप से अस्पृश्यता के लिए नहीं बनाया गया है। इसको किसके लिए बनाया गया है? ये एक ब्रॉड अधिनियम है जिसको हर तरह के अत्याचार के लिए बनाया गया है, हर तरह के अपराध के लिए बनाया गया है। यानी कि SC या ST कम्युनिटी के किसी भी आदमी के साथ जितने टाइप के अपराध हो सकते हैं उन सभी अपराधों के लिए इस अधिनियम को बनाया गया है और सभी अपराधों के खिलाफ यह अधिनियम उनको संरक्षण प्रदान करता है। फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है आर्टिकल 18 यानी कि अनुच्छेद 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। क्या कहता है अनुच्छेद 18? अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। क्या है ये अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स या उपाधियों का अंत? इसको हम एक एक करके धीरे धीरे पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है आर्टिकल 18 क्लॉज 1 यानी कि अनुच्छेद 18 खंड 1। अनुच्छेद 18 खंड 1 कहता है कि नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री
और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। यानी कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अब क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि देश की सरकार को ये शक्ति प्राप्त है कि वो सेना संबंधी सम्मान प्रदान कर सकती है और विद्या संबंधी सम्मान प्रदान कर सकती है। जैसे कि सेना में जो वीर जवान होते हैं उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम के लिए, उनके विशेष कार्यों के लिए, उनके बहादुरीपूर्ण कार्यों के लिए उनको वीर चक्र और परमवीर चक्र दिया जाता है। अब एक किस स्पेसिफिक कंडीशन में दिया जाता है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे सरकार सेना के जवानों को, सेना के अधिकारियों को वीर चक्र, परमवीर चक्र और इस प्रकार के पुरस्कार से सम्मानित कर सकती है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे जब आप पीएचडी कर लेते हैं तो आपको डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है, यानी कि आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते हैं और आप डॉक्टर बन जाते हैं, है ना। यानी कि सरकार सेना और विद्या संबंधी सम्मान दे सकती है नागरिकों को। ओके, जो देश की सरकार है वो सेना से संबंधित और विद्या यानी कि एकेडमी यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी सम्मान हैं उनको दे सकती है लोगों को। लेकिन सेना या विद्या के अलावा कोई भी सम्मान देश की सरकार किसी को भी उपाधि के रूप में प्रदान नहीं कर सकती। ओके, यानी कि देश की सरकार सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगी। ओके, यानी कि देश की सरकार को यह शक्ति प्राप्त नहीं है कि वो सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी और सम्मान, कोई भी और उपाधि लोगों को प्रदान करे। तो अब उपाधि क्या होती है? तो जैसे कि यदि जो हम अपने नाम के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि राजा राहुल, तो राजा राहुल में राजा क्या है? राजा एक उपाधि है। श्रीमंत राहुल, तो श्रीमंत राहुल में श्रीमंत क्या है? श्रीमंत एक उपाधि है। तो देश की सरकार को यह शक्ति प्राप्त नहीं है कि वो देश के लोगों को किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान कर सके। ओके, तो यदि हम इसको सिंपल भाषा में कहें तो इसका मतलब ये है कि देश की सरकार को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है कि वो देश के लोगों को किसी भी प्रकार की कोई उपाधि प्रदान कर सके, जैसे कि राजा, श्रीमंत। ओके, लेकिन फ्रेंड्स देश की सरकार सेना और विद्या संबंधी सम्मान में उपाधि प्रदान कर सकती है। ओके, तो देश की सरकार सेना के लिए उपाधि प्रदान कर सकती है। यदि आपकी कोई एकेडमिक डिस्टिंक्शन है, यानी कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में कोई बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि यदि आपने पीएचडी कर ली है तो उस समय आपको उपाधि प्रदान की जा सकती है। लेकिन अगर हम मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन को हटा दें, यानी कि सेना और विद्या को हटा दें, तो इसके अलावा देश की सरकार किसी भी और प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं कर सकती। जैसे कि देश की सरकार किसी को राजा की उपाधि प्रदान नहीं कर सकती, श्रीमंत की उपाधि प्रदान नहीं कर सकती। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि नेशनल अवार्ड्स ऑल्सो नोन एज पद्मा अवार्ड्स, दैट इज पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न वर स्टार्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन 1954। यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कार उर्फ पद्म पुरस्कार यानी कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न 1954 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए थे। तो अब एक तरफ अनुच्छेद 18 खंडे कहता है कि देश की सरकार किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं कर सकती। देश की सरकार सिर्फ और सिर्फ सेना या विद्या संबंधी उपाधि प्रदान कर सकती है और इनके अलावा देश की सरकार किसी भी और प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ देश की सरकार ने क्या किया कि राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत कर दी। 1954 में 1954 ने केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार या पद्म पुरस्कारों को शुरुआत कर दी और 4 टाइप के पद्म पुरस्कार रखे गए: पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। ओके, अब इन पुरस्कारों को शुरू क्यों किया गया था? सो दीज अवार्ड्स वर स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज द मेरिटोरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंडिविजुअल्स टू द सोसाइटी। यानी कि इन पुरस्कारों को ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया था जिन्होंने देश को सराहनीय सेवा प्रदान की हो। तो अब इस बात को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि सचिन तेंदुलकर हैं, तो सचिन तेंदुलकर को आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट का भगवान कहा जाता था। तो सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे और उन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। ओके, यानी कि उन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में हमारे भारत देश को एक सराहनीय सेवा प्रदान की, उनके कारण हमारे देश का नाम रोशन हुआ। तो अब उन्होंने जो देश के लिए सेवा प्रदान की, उनको सम्मानित करने के लिए उन्हें भी कुछ पुरस्कार दिया जाना चाहिए था। ओके, सो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। ओके, सो आप सभी जानते ही होंगे कि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
इन पुरस्कारों को इसलिए प्रारंभ किया गया था ताकि देश के लोगों को उत्साहित किया जा सके कि वे देश के लिए अच्छी से अच्छी सेवा प्रदान करें, और यदि वे देश के लिए कोई सराहनीय सेवा प्रदान करते हैं तो उनको भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जैसे कि सचिन तेंदुलकर ने देश का क्रिकेट में नाम रोशन किया तो उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ओके, इन पुरस्कारों को क्यों शुरू किया गया था? ताकि लोगों को सम्मानित किया जा सके यदि उन्होंने देश को कोई सराहनीय सेवा प्रदान की हो। अब फ्रेंड्स, दे आर रिगार्डेड एज डेकोरेशंस और अवार्ड्स एंड नॉट एज टाइटल्स, सिंस द अवार्ड्स आर नॉट सपोज टू बी यूज्ड देम एज सफिक्स और प्रीफिक्स विद द नेम्स। यानी कि यह उपाधि नहीं बल्कि पुरस्कार हैं जिनका प्रयोग नाम के साथ प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 18 क्या करता है? उपाधियों का अंत करता है, वो पुरस्कारों का अंत नहीं करता। वो टाइटल्स को अबॉलिश करता है, अवार्ड्स को अबॉलिश नहीं करता। ओके, और ये जो पुरस्कार हैं यानी कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये जो हैं ये पुरस्कार हैं, ये उपाधि नहीं हैं। और ये पुरस्कार क्यों है, उपाधि क्यों नहीं है? क्योंकि इनको नाम के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कि यदि राजा उपाधि है तो राजा को नाम के साथ यूज किया जा सकता है। यदि किसी राहुल व्यक्ति के नाम को राजा की उपाधि मिल जाए तो वो अपने नाम को कैसे बोलेगा? राजा राहुल। लेकिन ये जो अवार्ड्स हैं यानी कि ये जो पुरस्कार हैं इनको नाम के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को यदि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है तो वो अपने नाम के आगे या पीछे भारत रत्न का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि वो ये नहीं कह सकते कि उनका नाम भारत रत्न सचिन तेंदुलकर है या फिर उनका नाम सचिन तेंदुलकर भारत रत्न है, तो वो भारत रत्न का प्रयोग अपने नाम के साथ आगे या पीछे नहीं कर सकते, प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक पुरस्कार है। जैसे कि एक मेडल मिलता है या शील्ड मिलती है या एक ट्रॉफी मिलती है, बिल्कुल उसी प्रकार से ये जो अवार्ड्स हैं, ये जो पुरस्कार हैं, ये भी अन्य पुरस्कारों की भांति पुरस्कार हैं। अब फ्रेंड्स, फिर क्या होता है? बालाजी राघवन बनाम भारत संघ का मामला आता है, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो क्या होता है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ पद्म अवार्ड्स वाज चैलेंज्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट। यानी कि बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामले में इन पुरस्कारों की संवैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। ओके, और क्या कहा गया कि अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का हर प्रकार से अंत किया जाएगा। फिर किस प्रकार से देश की सरकार, केंद्र सरकार इन पुरस्कारों को देने के लिए सक्षम है। ओके, क्या कहा गया कि यदि अनुच्छेद 18 उपाधियों का हर प्रकार से अंत करता है तो ये जो पद्म अवार्ड्स हैं यानी कि ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, ये असंवैधानिक हैं, ये अनुच्छेद 18 के खिलाफ हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नेशनल अवार्ड्स आर नॉट द वायलेटिव of the principles of equality because right to equality doesn't mandate that merit should not be recognized। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय पुरस्कार समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करते, क्योंकि समानता या समता का अधिकार यह नहीं कहता कि योग्यता को मान्यता नहीं दी जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि ये जो पद्म पुरस्कार हैं या राष्ट्रीय पुरस्कार हैं ये संवैधानिक हैं, इनको असंवैधानिक कहना पूर्णतः गलत है। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं वो समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि समता का अधिकार इस बात को कहता ही नहीं है कि योग्यता को मान्यता नहीं दी जाए। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों की दूसरी क्लास में बताया था कि फंडामेंटल राइट्स और मौलिक अधिकारों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है, और उनमें से पहला वर्ग क्या था? समता का अधिकार या समानता से संबंधित मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू इक्वलिटी, समानता से संबंधित मौलिक अधिकार। और समानता से संबंधित मौलिक अधिकारों में कौन कौन से अनुच्छेद आए थे? अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। तो अनुच्छेद 18 भी क्या करता है? एक समता मूलक समाज की स्थापना करता है, एक ऐसी सोसाइटी को एस्टेब्लिश करता है जो इक्वलिटी पे बेस्ड हो। क्यों? क्योंकि यदि समाज में किसी के पास भी किसी प्रकार की उपाधि नहीं होगी, कोई भी राजा, श्रीमंत, महाराजा नहीं होगा, तो देश के सभी लोग समान होंगे। कोई भी किसी को ये नहीं बोल सकता है कि तुम मुझसे छोटे हो, मैं राजा हूं और तुम आम आदमी हो। हर कोई देश में आम आदमी है। ओके, आर्टिकल 18 भी क्या करता है? उपाधियों का अंत करके एक समता मूलक समाज की स्थापना करता है।
तो सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि जो ये राष्ट्रीय पुरस्कार हैं वो समता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करते हैं, क्योंकि समानता या समता का अधिकार यह नहीं कहता कि योग्यता को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान के चलिए कि आप हैं और आपका एक छोटा भाई है, यानी कि आप दो भाई हैं। तो एक तो आप हैं, आप बड़े भाई हैं, और आपका एक छोटा भाई है। अब आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि जो भी एग्जाम में 90% से ऊपर मार्क्स लेके आएगा उसको बाइक मिलेगी, और यदि 90% से ऊपर मार्क्स नहीं आते हैं तो आपको साइकिल से स्कूल जाना पड़ेगा। ओके, अब मान के चलिए आपने साल भर बहुत मेहनत की, आपने 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई की, सारी किताबों को पढ़ डाला, अच्छे से अच्छी कोचिंग्स में गए और बहुत अच्छे आप मार्क्स लेकर आए। तो जब रिजल्ट आया तो आपको 99% मार्क्स प्राप्त हुए। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपके छोटे भाई ने सोचा ठीक है देख लेंगे, और आपके छोटे भाई ने क्या किया, साल भर मस्ती की, खेला कूदा और अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती की, और उसने पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ओके, उसने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की, और एंड में क्या हुआ कि उसकी केवल 45% बनी और वो किसी तरह से पास हो पाया, मुश्किल से उसकी सिर्फ 45% बनी। अब यदि आपके पेरेंट्स आपको एक नई बाइक दिला दें तो आप इस बात को नहीं कह सकते हैं कि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि आप तो ये कहेंगे कि सर समानता का अधिकार तो ये कहता है कि बड़े भाई के लिए बाइक आए तो छोटे भाई के लिए भी आनी चाहिए, लेकिन बड़े भाई को बाइक फ्री में नहीं मिली है। बड़े भाई को बाइक यानी कि आपको बाइक इसलिए मिली है क्योंकि आपने साल भर मेहनत की है, आप 99% मार्क्स लेकर आए हैं, इसलिए आपको बाइक मिली है। तो यदि आपके पेरेंट्स आपको बाइक देते हैं 99% मार्क्स लाने पर, तो ये समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। ओके, अब फ्रेंड्स क्यों नहीं होगा ये समता के अधिकार का उल्लंघन? क्योंकि आपके जो माँ बाप हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम छोटे भाई को बाइक दिलाएंगे ही नहीं। वो आप छोटे भाई से क्या कहते हैं कि अब तुम एक साल साइकिल से स्कूल जाओ और अगली साल जब तुम 90% से ऊपर मार्क्स लेकर आओगे तो तुम्हें भी हम बाइक दिला देंगे। यानी कि छोटा भाई भी उतनी ही मेहनत करके और 90% से ज़्यादा मार्क्स लाकर एक बाइक ले सकता है पेरेंट्स से। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि यदि किसी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष कार्य करने के लिए, समाज को कोई विशेष सेवा प्रदान करने के लिए कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है तो आपको भी वो अधिकार प्राप्त है। आप भी समाज के लिए कोई ऐसा काम करें कि देश की सरकार आपको आप भी देश के लिए कोई ऐसा कार्य करें कि देश की सरकार आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करे। यानी कि यदि आप भी देश के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं, मान के चलिए आप फुटबॉल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करते हैं कि आपको फुटबॉल का भगवान कहा जाने लगे, या फिर आप हॉकी के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करते हैं, या आप संगीत के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करते हैं, आप कूटनीति के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करते हैं, तो आपको भी कोई ना कोई राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देश की सरकार आपके साथ भेदभाव नहीं करेगी। तो सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि ये जो अवार्ड्स हैं, ये जो पुरस्कार हैं, ये समानता के अधिकार की उल्लंघन नहीं करते, क्योंकि समानता का मतलब ये नहीं होता कि कोई यदि मेहनत कर रहा है, कोई यदि बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, वो योग्य है तो उसकी योग्यता को मान्यता नहीं दी जाए। जो व्यक्ति योग्य है उसकी योग्यता को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। और उसके अलावा फाइनली दे आर अवार्ड्स एंड नॉट टाइटल्स, यानी कि ये उपाधि नहीं है बल्कि पुरस्कार हैं। क्यों? क्योंकि इनको नाम के आगे या पीछे यूज नहीं किया जा सकता। ये क्या है? ये पुरस्कार हैं। जैसे कि ट्रॉफी एक पुरस्कार है, गोल्ड मेडल एक पुरस्कार है, बिल्कुल उसी प्रकार से ये भी पुरस्कार हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 18 क्लॉज 2, यानी कि अनुच्छेद 18 खंड 2। अब आर्टिकल 18 क्लॉज 2 सेज दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, यानी कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। जैसे कि आप सभी जो लेक्चर सुन रहे हैं, जो लेक्चर ले रहे हैं, वो सभी डेफिनेटली भारत के नागरिक होंगे। तो जैसे कि हम सभी भारत के नागरिक हैं, तो अनुच्छेद 18 खंड 2 के अकॉर्डिंग हम किसी भी विदेशी राज्य से, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इनमें से किसी, या चाइना, कोई भी विदेशी राज्य हो, कोई भी विदेशी देश हो, उससे हम किसी भी उपाधि को स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे कि यदि अमेरिका किसी आपको सर की उपाधि देना चाहे, राजा की उपाधि देना चाहे, तो आप वो उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते। उसके बाद आता है आर्टिकल 18 क्लॉज 3, यानी कि अनुच्छेद 18 खंड 3। अनुच्छेद आर्टिकल 18 क्लॉज 3 क्या कहता है कि नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया shall, while he holds any office of profit or trust under the state, accept without the consent of the president any title from any foreign state। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है,
राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। सबसे पहले तो इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो किसी भी पद को लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तब कहते हैं जब आपकी नियुक्ति यानी कि आपका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ने किया हो, सरकार ने किया हो। इफ़ यू आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि यदि आपकी नियुक्ति सरकार ने की हो। उसके अलावा गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू रिमूव यू, यानी कि सरकार के पास आपको हटाने की शक्ति हो। तो पहली कंडीशन क्या है कि आपकी नियुक्ति भी सरकार ने की हो और उसके अलावा आपको हटाने की शक्ति भी सरकार के पास हो। उसके बाद आपको आपके कार्य के लिए पैसा मिल रहा हो। ओके, इफ़ यू आर रिसीविंग मनी फॉर योर वर्क, आप जो कार्य कर रहे हैं सरकार के लिए उसके लिए आपको पैसा दिया जा रहा हो, तो ऐसे पद को कहा जाता है लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो अब अनुच्छेद 18 खंड 3 को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। तो मान के चलिए एक राहुल नाम का व्यक्ति है। ओके, अब ये जो राहुल है वो भारत का नागरिक नहीं है। ही इज़ नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो किसी और देश का नागरिक है, वो भारत का नागरिक नहीं है। अब उसने भारत सरकार के अंडर में, भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर पदस्थ है, यानी कि ही इज पोस्टेड ऑन एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के अधीन वो किसी लाभ के पद पर पदस्थ है। तो अब राहुल, चूंकि वो भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर पदस्थ है, किसी भी विदेशी राज्य से, भले ही वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, कोई भी विदेशी राज्य हो, वो उससे कोई भी उपाधि नहीं ले सकता तब तक जब तक राष्ट्रपति इस चीज के लिए उसको अनुमति ना दे दे। तो यदि उसे किसी विदेशी राज्य से यानी किसी भी दूसरे देश से उपाधि ग्रहण करनी है तो उसको भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी, और जब भारत का राष्ट्रपति उसको अनुमति दे देगा तभी वो उपाधि ग्रहण कर सकता है। अब फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 18 क्लॉज 4 की तरफ, यानी कि अनुच्छेद 18 खंड 4। So Article 18 Clause 4 says that no person holding any office of profit or trust under the state shall, without the consent of President, accept any present, emolument or office of any kind from or under any foreign state। यानी कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो अब ये किसके लिए है? तो ये सभी लोगों के लिए है, भले ही वो भारत के नागरिक हों या भारत के नागरिक ना हों। ओके, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पे हो, तो मान के चलिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है तुकाराम। अभी जो तुकाराम है वो भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर है। तो अब यदि कोई विदेशी राज्य जैसे कि अमेरिका, फ्रांस या कोई भी विदेशी राज्य, जर्मनी, इटली, कोई भी विदेशी राज्य यदि तुकाराम को कोई भेंट देना चाहता है, कोई गिफ्ट देना चाहता है, कोई उपलब्धि देना चाहता है या उनके अधीन कोई पद देना चाहता है, तो अब तुकाराम तब तक उस पद, उपलब्धि या भेंट को स्वीकार नहीं कर सकता जब तक वो राष्ट्रपति से सहमति ना ले ले। और जब भारत का राष्ट्रपति उसको अनुमति देगा, भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही वो किसी भी विदेशी राज्य से भेंट, उपलब्धि या पद को ग्रहण कर पाएगा, यानी कि कोई भी गिफ्ट को ले पाएगा, कोई भी पोस्ट को ले पाएगा। और जब तक राष्ट्रपति परमिशन नहीं देगा तब तक वो ना तो कोई भेंट स्वीकार कर सकता है, ना कोई उपलब्धि स्वीकार कर सकता है और ना ही कोई पद को स्वीकार कर सकता है। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब इसके बाद आता है आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19। आर्टिकल 19 क्या कहता है? सबसे पहले हम इसे इंग्लिश में देखते हैं, फिर जस्ट इसको हिंदी में पढ़ते हैं। आर्टिकल 19 सेज दैट प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। ओके, यानी कि आर्टिकल 19 में क्या दिया हुआ है? सर्टेन राइट्स का प्रोटेक्शन दिया हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और कुछ चीज़ें और। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्या है? ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट। उसके बाद सब क्लॉज ए to freedom of speech and expression, subclause B to assemble peaceably without arms, subclause C to form association or union or cooperative society, subclause D to form freely, to move freely throughout the territory of India, subclause E to reside and settle in any part of territory of India, and subclause G to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business। अब हम इसको हिंदी में देखते हैं।
क्या कहता है आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19, वाक स्वातंत्र आदि विशेषक कुछ अधिकारों का संरक्षण। यानी कि अनुच्छेद 19 में कुछ अधिकारों का संरक्षण किया गया है, जैसे कि वाक स्वातंत्र। तो क्या है अनुच्छेद 19? अनुच्छेद 19 खंड 1 कहता है सभी नागरिकों को, इनके उपखंड हैं अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड का, उपखंड खा, उपखंड गा, उपखंड। उसके बाद आता है अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड घा। उसके बाद आता है अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड डा, और उसके बाद अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड छा। अनुच्छेद 19 में क्या है, हमें 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स यानी कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। हम अनुच्छेद 19 को एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड का कहता है कि सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार होगा। अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड घ कहता है कि सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक और सम्मेलन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड खा क्या कहता है कि सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार होगा। उसके बाद आता है अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड गा। अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड गा कहता है कि सभी नागरिकों को संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने का अधिकार होगा। उसके बाद आता है अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड घा। अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड घा कहता है कि सभी नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार होगा। उसके बाद आता है अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड डा। अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड डा कहता है कि सभी नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार होगा। उसके बाद आता है अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड छा। अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड छा कहता है कि सभी नागरिकों को कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। फ्रेंड्स, यदि हम समराइज करें, यदि हम सार देखें, अनुच्छेद 19 क्या करता है, अनुच्छेद 19 खंड 1 क्या करता है कि भारत के समस्त नागरिकों को, जो अनुच्छेद 19 है वो केवल भारत के नागरिकों को दिया गया है, ये विदेशी लोगों को नहीं दिया गया है, ये केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए है, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है। अनुच्छेद 19 खंड 1 यानी कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्या करता है कि इंडियन सिटीजन्स को 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स प्रोवाइड करता है, यानी कि भारत के नागरिकों को 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। ओके, फ्रेंड्स, अब आप पूछेंगे कि सर चा कहाँ गया, अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड चा कहाँ गया, या फिर यदि हम इंग्लिश में कहें तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ कहाँ गया। फ्रेंड्स, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ या फिर अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड चा जो है वो संपत्ति का अधिकार था, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, और अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है, उसको यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। तो पहले हमारे पास 7 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं थीं, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं हैं। फ्रेंड्स, अब हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के सारे सब क्लॉजेस को एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 19 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यानी कि अब हम अनुच्छेद 19 खंड 1 के जितने भी उपखंड हैं, उपखंड का, खा, गा, घा, डा, छा, इनको एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 19 खंड 1 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के भी बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब हम अनुच्छेद 19 खंड 1 के जितने भी उपखंड हैं उनको एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, यानी कि अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड का। क्या कहता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए गारंटीज टू ऑल सिटीजन्स राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड का सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपके पास ये मौलिक अधिकार है कि आप अपनी बात को, आपके मन में जो भी विचार आ रहे हों उनको खुले तौर पे, उनको फ्रीडम से, उनको आज़ादी से अभिव्यक्त कर सकें। ओके, भारत के जितने भी नागरिक हैं, भारत के सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड का के तहत ये मौलिक अधिकार प्राप्त है
कि वे जो भी सोच रहे हैं, उनके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, तो वो अपनी सोच को, अपने विचारों को खुले रूप से अभिव्यक्त कर सकें, वो अपनी थॉट्स को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें। ओके, सो आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, आप जो भी सोच रहे हैं, आप किसी के बारे में जो भी सोचते हैं, आप उसको खुले तौर पे अभिव्यक्त कर सकें। और आप अभिव्यक्त कैसे करेंगे? तो आप बोलकर अभिव्यक्त करेंगे, यानी कि आपको बोलने का अधिकार प्राप्त है। तो यदि आप जो चाहें वो आप जनता के बीच जाकर बोल सकते हैं। ओके, जैसे कि फ्रेंड्स, यदि आप ये सोचते हैं कि सरकार की कोई विशेष जो पॉलिसी है, नीति है, वो अच्छी नहीं है, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप जनता के बीच जाकर, बहुत सारे लोगों के बीच जाकर इस बात को बोल सकते हैं और आप बता सकते हैं कि मैं इस नीति से खुश नहीं हूँ। और आप ये भी बता सकते हैं कि मैं इस नीति से खुश क्यों नहीं हूँ। और आप ये भी बता सकते हैं कि इस नीति को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। यानी कि भारत के सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या मतलब है कि आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, आप जो भी सोच रहे हैं, आप उसको दूसरों के साथ अभिव्यक्त कर सकते हैं। और आप अभिव्यक्त कैसे करेंगे? आप बोलकर अभिव्यक्त करेंगे, यानी कि आप जो भी सोच रहे हैं वो आप दूसरों से बोल सकते हैं। जैसे कि यदि आप एक नेता हैं और आप यदि विरोधी दल से बिलोंग करते हैं, आप विरोधी पार्टी से हैं, अपोजिशन पार्टी से हैं, तो यदि आप सरकार के किसी कानून से खुश नहीं हैं, तो आप सरकार के खिलाफ जनता से बोल सकते हैं। सो ये कहता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, यानी कि अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड का। अब फ्रेंड्स, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए इज द सेकंड मोस्ट इंटरप्रेटेड आर्टिकल आफ्टर 21, यानी कि अनुच्छेद 21 के बाद सबसे अधिक इस अनुच्छेद की व्याख्या की गई है। किस अनुच्छेद की? अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड का की। सो अनुच्छेद 21 के बाद सबसे अधिक व्याख्या अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड का की गई है। अब इस बात से क्या मतलब है? सो इस बात को मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमको जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं या मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, वो दो टाइप के मौलिक अधिकार हैं। एक तो वे मौलिक अधिकार हैं जो डायरेक्टली, यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से संविधान में दिए गए हैं। तो जो प्रत्यक्ष रूप से अधिकार दिए गए हैं वो संविधान में लिखे हुए हैं। लेकिन दूसरे वे अधिकार हैं जो प्रत्यक्ष रूप से संविधान में नहीं लिखे गए हैं, यानी कि वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे गए हैं। वो डिराइव्ड फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि वो हमें अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हैं। अब क्या मतलब है इस बात का कि वो अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हैं? सो इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन का अधिकार प्राप्त है। सो अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि भारत सभी को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी प्राप्त है, यानी कि हर किसी को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। ओके, सो अनुच्छेद 21 हमें क्या कहता है? जीवन का अधिकार। लेकिन फ्रेंड्स, अनुच्छेद 21 में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था कि हमें सोने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि हमें राइट टू स्लीप प्राप्त है। लेकिन फ्रेंड्स, जब सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को सही से पढ़ा और उसका गहरा अर्थ जानने की कोशिश की, तो सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि कोई व्यक्ति सोए ना, यदि आपको सोने ना दिया जाए तो आपकी ज़िंदगी व्यर्थ है। आप अपनी ज़िंदगी से नफरत करने लगेंगे और आप चाहेंगे कि ये ज़िंदगी खत्म हो जाए। यानी कि यदि कोई किसी व्यक्ति को सोने नहीं दिया जा रहा है तो एक तरह से उसका जीवन का अधिकार छीना जा रहा है। आप स्वयं बताइए कि यदि आपको 10 दिन ना सोने दिया जाए तो आप क्या वास्तविकता में अपने जीवन को एंजॉय कर पाएंगे, अपनी लाइफ को जी पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सोने का अधिकार भी जीवन का अधिकार है। तो सोने का अधिकार जो है वो प्रत्यक्ष रूप से संविधान में नहीं लिखा था, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार का गहन अध्ययन किया और उसका गहरे मीनिंग को, उसके गहरे अर्थ को निकाला, तो उन्होंने पाया कि जो सोने का अधिकार है वो भी जीवन का अधिकार है। तो जो सोने का अधिकार है वो क्या है? डिराइव्ड फंडामेंटल राइट। वो एक अप्रत्यक्ष मौलिक अधिकार है, वो हमें डायरेक्टली नहीं दिया गया है, वो हमें इनडायरेक्टली दिया गया है। सो यही ये स्टेटमेंट कहता है कि अनुच्छेद 21 के बाद सबसे अधिक अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड का की व्याख्या की गई है, यानी कि आर्टिकल 21 के बाद सबसे ज़्यादा इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का किया गया है। और इंटरप्रिटेशन या व्याख्या से क्या मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उस आर्टिकल का गहन अध्ययन किया और उससे और अधिक गहरा अर्थ निकाला, उससे और डीप मीनिंग निकाला। ओके, और उस आर्टिकल के बेसिस पे, यानी कि उस अनुच्छेद के आधार पे हमें भारत के नागरिकों को या अन्य लोगों को और अधिक अधिकार प्रदान किए। जैसे कि जब
जब सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या की, यानी कि आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन किया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि सोने का अधिकार भी जीवन का अधिकार है। ओके, सो व्याख्या करना या इंटरप्रिटेशन करने का क्या मतलब है कि जब सर्वोच्च न्यायालय संविधान में लिखित किसी मौलिक अधिकार को पढ़कर उसका और गहरा अर्थ निकाले और उसके अलावा उसके आधार पर हमें अन्य अधिकार भी प्रदान करे। ओके, सो अनुच्छेद 21 के बाद सबसे ज्यादा व्याख्या किस अधिकार की गई है, किस अनुच्छेद की गई है? अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड का। उसके बाद फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए इज एन इनएलिनेबल एक्सटेंशन ऑफ राइट टू लाइफ। यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड का जीवन के अधिकार का एक अविच्छेद्य विस्तार है। तो ये क्या है? ये जीवन के अधिकार का एक अविच्छेद्य अधिकार विस्तार है। तो क्या मतलब है इस बात का? तो इस बात का ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार है वो वास्तव में जीवन का अधिकार है। क्यों? क्योंकि मान के चलिए, यदि आपको जीवन भर बोलने ना दिया जाए, आप जो भी सोच रहे हैं वो बातें आपके मन में रह जाएं, ओके, आप जो भी सोचते हैं, आप जो भी विचार करते हैं वो आप दूसरों से ना बोल पाएं, तो क्या आप इस प्रकार की जिंदगी चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। आप किस प्रकार की जिंदगी चाहते हैं कि आप अपने विचारों को अपने मित्रों, अपने सहपाठियों, अपने दोस्तों के साथ अभिव्यक्त कर सकें, और यदि आप एक नेता हैं तो आप अपनी जनता के साथ अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है वो वास्तव में जीवन का अधिकार है। यानी कि जीवन जो है वो पॉइंटलेस है वाक एवं अभिव्यक्ति के बिना। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को बोलने ना दिया जाए तो उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, यानी कि अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड का की जो इंटरप्रिटेशंस हैं, यानी कि उसकी जो व्याख्या की गई है, और उसके अंडर हमें जो डिराइव्ड फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, यानी कि जो अप्रत्यक्ष रूप से मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। सो सबसे पहले है राइट टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन व्यू फ्रीली एंड ओपनली, यानी कि अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार। सो डेफिनेटली इस बात का अर्थ यह है कि हमारे मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन विचारों को हम दूसरों के साथ, दूसरे लोगों के साथ स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं, और ऐसा करने से हमें देश की सरकार या कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। ओके, और हम अपने विचारों को व्यक्त कैसे करेंगे? बोलकर, या यदि हमारे पास दूसरा तरीका हो लिखकर, तो हम वैसे भी व्यक्त कर सकते हैं। ओके, सो इसका सबसे पहला मीनिंग क्या है कि हमारे पास ये अधिकार है कि हम अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आता है नवीन जिंदल बनाम भारत संघ मामला, यानी कि नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। सो नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राइट टू होस्ट नेशनल फ्लैग इज ऑल्सो राइट टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार भी वाक एवं अभिव्यक्ति के अधिकार में शामिल है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जब राष्ट्र ध्वज को फहराता है, यानी कि नेशनल फ्लैग को होस्ट करता है, तो उस वक्त वो अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाओं का, अपनी फीलिंग्स को अभिव्यक्त करता है। और यदि देश की सरकार या कोई भी आपको राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से रोक रही है, तो वो वास्तव में आपको राष्ट्र के प्रति अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने से रोक रही है। और ये जो है वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, यानी कि अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड का उल्लंघन है। ओके, सो जो राइट टू होस्ट नेशनल फ्लैग है वो क्या है? एक डिराइव्ड फंडामेंटल राइट है, यानी कि एक अप्रत्यक्ष अधिकार है। ये प्रत्यक्ष रूप से संविधान में नहीं लिखा गया था, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड को इंटरप्रेट किया, उसकी व्याख्या की, तो सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार भी इस अधिकार में शामिल है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर एक व्यक्ति क्या करता है? अपनी भावनाओं को देश के प्रति व्यक्त करता है। सो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अगले अधिकार की तरफ। सो फिर आता है राइट टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, यानी कि खेलों में भाग लेने का अधिकार। अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि खेलों में भाग लेने का अधिकार भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जब स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि किसी भी खेल में हिस्सा लेता है, तो वो ऐसा करके वास्तव में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, यानी कि अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। तो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक तरीका ये भी है कि आप किसी स्पोर्ट्स को खेलें, आप किसी खेल में भाग लें।
ओके, सो सर्वोच्च न्यायालय के अकॉर्डिंग खेलों में भाग लेना यानी कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। सो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अगले मीनिंग की तरफ। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, right to the freedom of speech and expression also includes right to express others' opinions and views freely and openly। यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी अन्य की राय और विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार भी शामिल है। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि हमारे पास ये अधिकार प्राप्त है कि हम किसी और व्यक्ति के विचारों को भी स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ ये अधिकार नहीं है कि हम अपने ही विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें, हमारे पास ये भी अधिकार प्राप्त है कि हम किसी दूसरे के विचारों को, अपने मित्र के विचारों को या किसी भी दूसरे व्यक्ति के विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपका कोई एक मित्र है और आपका वो मित्र कहता है कि मैं सरकार की इस पर्टिकुलर पॉलिसी यानी कि इस विशेष नीति से सहमत नहीं हूँ और सरकार की ये जो नीति है वो मेरे लिए अच्छी नहीं है या फिर इस समुदाय के लिए अच्छी नहीं है। तो भले ही ये आपके विचार नहीं हैं परंतु ये आपके मित्र के विचार हैं। लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप चाहें तो एक सभा बुलाएं और उस सभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सभी लोगों से अपने मित्र के विचारों को कह सकते हैं कि मेरे मित्र का सोचना है, मेरे मित्र का मानना है कि सरकार की ये जो पर्टिकुलर नीति है, ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी है वो सही नहीं है, वो हमारे लिए दमनकारी है, वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। ओके, यानी कि हमारे पास ये भी मौलिक अधिकार प्राप्त है कि हम किसी दूसरे के विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। और फ्रेंड्स, इससे आता है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्री प्रेस। क्यों? क्योंकि प्रेस वास्तव में क्या करती है, प्रेस वास्तव में एक व्यक्ति के किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को सभी लोगों तक पहुंचाती है। ओके, सो प्रेस का मेन काम क्या होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को वो सभी लोगों तक पहुंचाती है। तो प्रेस करती क्या है कि किसी दूसरे के विचारों को अभिव्यक्त करती है। तो इससे निकल के आता है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट, मीन्स राइट टू डिफर फ्रॉम द व्यू ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि राजनीतिक असहमति की स्वतंत्रता यानी सरकार के मत से असहमत होने का अधिकार। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि यदि सरकार कुछ कह रही है और आप उस सरकार की बात से सहमत नहीं हैं, सरकार कोई कानून लेके आई, सरकार कोई नीति लेके आई, आप उस सरकार के कानून से, उस नीति से सहमत नहीं हैं, तो आपको ये अधिकार प्राप्त है कि आप उसके साथ अपनी असहमति व्यक्त कर सकें, आप उसका विरोध कर सकें। ओके, सो इसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट यानी कि राजनीतिक असहमति की स्वतंत्रता। यानी कि सरकार जो बात कह रही है जरूरी नहीं है कि आप उस बात को फॉलो करें ही, आप चाहें तो उस बात को फॉलो ना करें, आप उस बात से असहमत हो जाएं। और इससे निकल के आता है राइट टू मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी यानी कि बहुदलीय लोकतंत्र का अधिकार। बहुदलीय लोकतंत्र का अधिकार क्या है कि जैसे कि हमें पता है भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सपा, बसपा, बहुत सारी पार्टीज हैं। अब ये जो पार्टीज हैं, अब मतलब भारत में क्या है, भारत में बहुदलीय लोकतंत्र है यानी कि बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं। अब जो एक पार्टी होती है वो सरकार बनाती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, और बाकी की जितनी भी पार्टीज होती हैं वो कैसी होती हैं, अपोजिशन पार्टीज होती हैं, यानी कि वो सरकार का विरोध करती हैं। यदि अलायंस नहीं है तो यानी कि यदि गुटबंदी नहीं की गई है तो बाकी की जितनी पार्टी होंगी वो कैसी होंगी, विरोधी पार्टी होंगी, वो अपोजिशन पार्टीज होंगी। अब वो क्या करेंगी, सरकार का विरोध करेंगी। यानी सरकार जो भी नीति लेके आएगी उनका काम ये है, या सरकार कोई भी कानून लेके आती है तो उनका काम क्या है कि वो उस सरकार के कानून में कमी को ढूंढें कि इस कानून में क्या कमी है, ये कानून कहीं लोगों के लिए खराब तो नहीं है, इस कानून से लोगों का दमन तो नहीं किया जा सकता, कहीं उनकी किसी स्वतंत्रता को छीना तो नहीं जा रहा है। यानी कि इन पार्टीज का काम ही होता है कि वो सरकार के काम में कमी ढूंढें और उसका विरोध करें। ओके, ये जो अधिकार है बहुदलीय लोकतंत्र का, वो किस अधिकार से निकला है, राजनीतिक असहमति के अधिकार से निकला है। उसके बाद फ्रेंड्स, दिस राइट इज नॉट लिमिटेड बाय द बाउंड्री ऑफ कंट्री, मीन्स सिटीजन्स एंजॉय इट वाइल ट्रैवलिंग अब्रॉड ऑल्सो, यानी कि यह अधिकार देश की सीमा से सीमित नहीं है, विदेश में यात्रा करते समय भी नागरिकों के पास यह अधिकार होता है। तो क्या मतलब है इस बात का? तो जैसे कि मान के चलिए भारत के नागरिक हैं, अब आप अमेरिका यात्रा करने गए हैं, अब आपके पास अमेरिका में भी
आपके पास वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा। जैसे कि यदि भारत, जिस समय आप अमेरिका में हैं, मान के चलिए भारत में कोई घटना घटती है, या मान के चलिए भारत सरकार कोई नई नीति लेकर आती है। ओके, सो मान के चलिए जब आप अमेरिका में ट्रैवल कर रहे हैं तो भारत सरकार एक नया कानून लेकर आती है, एक नई लॉ लेकर आती है। अब कुछ लोग जो हैं वो उस लॉ का विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं। तो अब आपको अमेरिका में भी ये अधिकार प्राप्त है कि आप उस कानून के बारे में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें, आप सरकार का समर्थन कर सकें या सरकार का विरोध कर सकें। सो आप अमेरिका से भी ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अब आता है राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस 1975, यानी कि राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला 1975। और राजनारायण वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि सूचना का अधिकार भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सम्मिलित है। मीन्स राइट टू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्यों? तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि जो सूचना का अधिकार है वो भी वाक एवं स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा क्यों कहा? बिकॉज विदाउट इंफॉर्मेशन एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ टुवर्ड्स समथिंग इज नॉट पॉसिबल, यानी कि सूचना के बिना किसी के प्रति अपने विचारों को व्यक्त करना संभव नहीं है। ओके, सो सूचना का अधिकार भी हमारा एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि सूचना के बिना किसी के प्रति अपने विचारों को व्यक्त करना संभव नहीं है। जैसे कि यदि आप किसी व्यक्ति को जानते ही नहीं हैं, आपके पास उसके बारे में कोई सूचना नहीं है, तो आप किस प्रकार से अपने विचारों को उसके प्रति व्यक्त कर पाएंगे। जैसे कि जो पीएम केयर्स फंड है, सो पीएम केयर्स फंड का पैसा कहाँ यूज़ किया गया, पीएम केयर्स फंड के पैसे को कैसे यूज़ किया गया, तो उसका जो भी हिसाब किताब है, सो भारत के नागरिकों के पास ये अधिकार है कि भारत की सरकार भारत के नागरिकों को ये बताए कि पीएम केयर्स फंड या किसी भी राज्य के सीएम केयर्स फंड का पैसा कहाँ पे यूज़ किया गया। क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जब तक आपके पास ये सूचना नहीं होगी कि पीएम केयर्स फंड का पैसा कहाँ यूज़ किया गया, तब तक आप उसके बारे में अपने विचारों को कैसे अभिव्यक्त कर पाएंगे, तब तक कैसे आप इस सोच पाएंगे कि सरकार अच्छी है या खराब है, सरकार ने अच्छा काम किया खराब काम किया। आपके पास सूचना ही नहीं है तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। इसलिए सूचना का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार है। सो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं, यानी कि प्रतिबंध के क्या आधार हैं। सो फ्रेंड्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, rather a restricted right which can be restricted on the following grounds। यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक संपूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि एक प्रतिबंधित अधिकार है जिसे निम्नलिखित आधारों पर प्रतिबंधित किया जाता है। क्या मतलब है कि जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये संपूर्ण अधिकार नहीं है, यानी कि आप जो चाहें जैसा चाहें वो नहीं बोल सकते। आप जब अपने इस अधिकार का एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि जब आप इस अपने अधिकार को प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होगा, कुछ शर्तों का पालन करना होगा, यानी कि इस पर कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं। जैसे कि इसका सबसे पहला ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन है सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता। फ्रेंड्स, आप ऐसी कोई भी बात नहीं कह सकते हैं जिसकी भारत की सुरक्षा या संप्रभुता को खतरा हो। जैसे मान के चलिए आप यदि सरकार की किसी खुफिया विभाग में काम करते हैं और आपके पास यानी कि कोई डिटेक्टिव एजेंसी या सरकार के किसी भी सीक्रेट डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं और आपके पास, जैसे कि मान के चलिए आप रॉ में काम करते हैं, तो और आपके पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, जो यदि किसी दूसरे देश के पास या किसी भी आतंकवादी संगठन के पास लग जाए तो भारत को खतरा हो सके, भारत की सुरक्षा को खतरा हो सके, तो ऐसी स्थिति में आपके पास अब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। और यदि आप ऐसी इंफॉर्मेशन जाकर पब्लिक में बोलते हैं, यदि ऐसी इंफॉर्मेशन जाके आप जनता के बीच बोलते हैं, तो ये एक अपराध है और इसके बिहाफ में पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है और न्यायालय द्वारा आपको सजा भी सुनाई जाएगी। ओके, आप ऐसी कोई भी बात नहीं बोल सकते हैं जो भारत की सुरक्षा या संप्रभुता को खतरा पहुंचाती हो। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन कंट्रीज, यानी कि अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि आप ऐसी कोई भी बात नहीं बोल सकते जिसके भारत के किसी दूसरे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों में दरार आ सके। ओके, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान टेंशन चलती रहती है, तो आप पाकिस्तान के बारे में ऐसी कोई बात नहीं बोल सकते जिससे कि इंडिया पाकिस्तान के जो संबंध है वो और अधिक खराब हो जाएं, या फिर आप किसी भी दूसरे देश के बारे में ऐसी कोई बात नहीं बोल सकते जिससे सुन के भारत और उस देश के बीच के संबंध खराब हों।
उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यानी कि कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो इस बात का क्या मतलब है? तो इस बात का ये मतलब है जैसे कि कोई व्यक्ति है, मान के चलिए कोई एक नेता है जिसका नाम है राहुल। अब ये जो नेताजी हैं इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे अपने अनुयायियों को, फॉलोअर्स को बुलाया और इन्होंने एक भड़काऊ भाषण दे डाला, यानी कि एक प्रोवोकिंग स्पीच दे डाली। जैसे कि मान के चलिए उन्होंने सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का दिया, या स्थानीय पुलिस के खिलाफ लोगों को भड़का दिया, या किसी समुदाय विशेष के खिलाफ लोगों को भड़का दिया, और उन लोगों ने जाके क्या किया, तोड़फोड़ कर दी। तो ये जो है ये चीज़ अलाउ नहीं है, यानी कि इसकी इजाज़त नहीं है। तो आप इस प्रकार का कोई भाषण नहीं दे सकते हैं, इस प्रकार की कोई भी बात नहीं बोल सकते हैं जो कानून या शांति व्यवस्था को खराब करती हो। और यदि आप ऐसा करेंगे तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है और फिर कानून आपको सजा देगा। उसके बाद अगले आते हैं मोरालिटी और डिसेंसी, यानी कि नैतिकता और शालीनता। तो क्या मतलब है? तो इस बात का ये मतलब है जब भी आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, यानी जैसे मान के चलिए आप भाषण दे रहे हैं, तो आपको नैतिकता और शालीनता का ध्यान रखना है। यानी कि आपको अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है, आपको गालियों का प्रयोग नहीं करना है, आपको अच्छी भाषा का प्रयोग करना है, आपको नैतिकता में ध्यान में रखते हुए अपने भाषण को देना है, आपको अपने भाषण में शालीनता को बनाए रखना है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये एक अपराध है। उसके बाद आता है डिफेमेशन या मानहानि। ओके, सो मानहानि को भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सो मान के चलिए हमारे सेम नेताजी हैं राहुल, और इन नेताजी ने क्या किया, नहीं इस बार कोई दूसरा नाम लेते हैं। मान के चलिए एक नेताजी हैं तुकाराम, ठीक है। तो तुकाराम एक नेताजी हैं, और तुकाराम नेताजी ने क्या किया कि किसी भी दूसरे नेता के बारे में झूठे इल्ज़ाम लगा दिए अपनी भाषण में। जैसे तुकाराम ने क्या बोला कि ये जो दूसरा नेता है वो उसके गैर वैवाहिक संबंध हैं, यानी कि उसकी एक पत्नी तो है ही, उसके अलावा उसकी 2 पत्नियां और भी हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ था नहीं। यानी आपने क्या किया, आपने दूसरे पर झूठे इल्ज़ाम लगाए, और इससे जो उसकी इमेज थी, यानी कि इससे उसकी मानहानि हुई, वो डिफेम हो गया, उसकी जो इमेज थी वो पूरी मिट्टी में मिल गई। अब लोग तो उसको एक गलत आदमी की नज़र से देखेंगे, और जब वो वोट मांगने जाएगा तो उसको कोई वोट नहीं देगा। ओके, सो इस बात पर जो है तुकाराम पर जो दूसरा व्यक्ति है वो केस कर सकता है। ओके, सो जो दूसरा व्यक्ति है जिसकी तुकाराम ने मानहानि की है, वो दूसरा व्यक्ति कोर्ट में अब तुकाराम के खिलाफ केस कर सकता है। तो आप अपने भाषण में या अपनी किसी भी स्पीच में ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं जिससे किसी और व्यक्ति की मानहानि होती हो। इसके अलावा फिर आता है फ्रेंड्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि न्यायालय की अवमानना। सो फ्रेंड्स, कोर्ट का जो कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, यानी कि न्यायालय की अवमानना है, ये एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है, ये एक पूरा टॉपिक है जिसको हम एक अलग लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। जैसे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 टाइप के होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट या क्रिमिनल कंटेम्प्ट, यानी कि सिविल अवमानना या डांडिक अवमानना। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए आप ऐसी कोई भी बात नहीं बोल सकते हैं जिससे कि न्यायालय की इमेज को क्षति पहुँचे। ओके, यानी कि आप ऐसी कोई भी बात न्यायालय के बारे में, कोर्ट के बारे में नहीं बोल सकते हैं जिससे जो कोर्ट की इमेज है उसको कोई क्षति पहुंचे। इसके अलावा न्यायालय ने यदि कोई आदेश दिया है तो आप उस आदेश की उल्लंघना नहीं कर सकते हैं, उस आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, और यदि आप ऐसा करते हैं तो यह न्यायालय की अवमानना है और इसके आधार पर आपको दंडित किया जा सकता है। और इसके अलावा कुछ और ग्राउंड्स हैं रेस्ट्रिक्शंस के, जो कि अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जितने इंपॉर्टेंट ग्राउंड थे वो मैंने सारे कवर कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। सो अब आता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज वी, यानी कि अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड खा। ओके, सो क्या है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज वी या अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड का खा? सो ये कहता है कि इट गारंटीज टू ऑल सिटीजन्स राइट टू असेंबल इंक्लूडिंग राइट टू होल्ड मीटिंग्स एंड टेक आउट प्रोसेशंस इन अ पीसफुल वे, यानी कि यह सभी नागरिकों को सम्मेलन का अधिकार देता है जिसमें बैठकें आयोजित करने और शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालने का अधिकार शामिल है। सो क्या मतलब है इस बात का? सो इस बात का ये मतलब है कि यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपको ये अधिकार प्राप्त है कि आप एक जगह पर लोगों के साथ सम्मेलन कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप कोई नेता हैं तो अब आपको ये अधिकार प्राप्त, जैसे आप कोई नेता हैं और आप भारत के नागरिक हैं तो अब आपको ये अधिकार प्राप्त है कि आप अपने अनुयायियों को बुलाएं, अपने फॉलोअर्स को बुलाएं और उनके साथ एक मीटिंग करें। ओके, सो आप लोगों को ये अधिकार प्राप्त है कि आप मीटिंग कर सकते हैं, आप बैठक आयोजित कर सकते हैं, और फिर आपको उन लोगों के साथ जो डिस्कशन करना है आप वो उन लोगों के साथ चर्चा कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें हमें जुलूस निकालने का अधिकार भी प्राप्त है, यानी कि
वी हैव द राइट टू टेक आउट प्रोसेशन। अब जुलूस निकालने के अधिकार से क्या मतलब है कि वैसे मान के चलिए यदि आप किसी पर्टिकुलर नेता से रुष्ट हैं या आप सरकार की किसी नीति के खिलाफ रुष्ट हैं, ओके। सो अब यहाँ पर हम किसी नेता का एग्जाम्पल लेते हैं। सो मान के चलिए यदि आप किसी पर्टिकुलर नेता के खिलाफ रुष्ट हैं, यदि उसने कोई गलत काम किया है तो आपको ये अधिकार प्राप्त है कि आप उसके खिलाफ जुलूस निकाल सकते हैं, ओके। लेकिन ऐसा करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि आप शांति व्यवस्था को भंग ना करें, यानी कि आप जुलूस में हथियारों को ना ले जाएं, आप तोड़फोड़ ना करें, आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करें, और यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, ओके। सो हम जुलूस निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा करते वक्त हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम देश की शांति व्यवस्था को या जहाँ भी आप कर रहे हैं वहाँ की शांति व्यवस्था को भंग ना करें, और यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब अगली क्लास में हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी यानी कि अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड गा के साथ अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आप सभी को अच्छे से लेक्चर समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स, नोट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और आप मेरे ब्लॉग से भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।